नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। 2025 में भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट न सिर्फ फास्ट रही बल्कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रही है। पश्चिम से लेकर पूर्वी दुनिया तक भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और यहां तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को चुनौती देने वाले चीन की रफ्तार भी आज हिंदुस्तान से धीमी नजर आ रही है और सबसे आगे हम हिंदुस्तानी दौड़ रहे हैं। दो 2026 वो साल है जहाँ हिंदुस्तान थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। तो भारतीय रुपए की कमजोरी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था का आकार आप समझिए कि 4.19 ट्रिलियन डॉलर के करीब है और इस लिहाज से भारत फिलहाल दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने के बेहद करीब हैं हम। 2025 में भारत की तेज रफ्तार ने न सिर्फ दुनिया को चौंकाया है बल्कि आरबीआई के अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस वक्त दुनिया भर के तमाम रेटिंग एजेंसियां हों या फिर वित्तीय संस्थान, सबको भारत की ग्रोथ स्टोरी में मजबूत भरोसा है। इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक से लेकर मूडीज और गोल्डमैन सैक्स जैसे तमाम बड़े नाम भी शुमार हैं। तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था की इसी ग्रोथ स्टोरी पर बात करते हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स में 5 बड़े पॉइंट को समझाने की कोशिश करेंगे और इसमें 2025 में आप समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारत कहां खड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको आज समझेंगे। 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था से क्या उम्मीदें हैं, साथ में क्या भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ड्राइवर बन चुका है, जो चर्चा दुनिया भर में हो रही, और वो कौन से फैक्टर हैं जो मंदी की आहट में भी भारत को आगे ले जा रहे हैं। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश होगी कि 2025 में भारत कितनी चुनौतियों के बावजूद ग्रोथ रेट की रेस में सबसे आगे रहा है, तो उसकी वजह क्या रही है। तो शुरुआत इसी बात से कि 2025 में भले ही भारत ने विकास के मोर्चे पर दुनिया को राह दिखाई हो, लेकिन ऐसे कई फैक्टर्स रहे जो भारत की इकोनॉमी के सामने चुनौती बनकर खड़े रहे, लेकिन सबका नतीजा एक ही साबित हुआ, भारत की फास्टेस्ट ग्रोथ स्पीड। तो एक एक करके उन 10 बड़ी चुनौतियों को आपको दिखाते हैं कि कौन सी चुनौतियां देश के सामने आई हैं। नतीजा समझिए कि क्या कुछ रहा है। ट्रंप का टैरिफ ऑर्डर, जिसने व्यापार के साथ साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर भी माहौल को खराब करने का काम किया। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से व्यापार में बाधा आई और निर्यात पर दबाव बढ़ता चला गया। अमेरिका पर बढ़ते कर्ज की वजह से दुनिया में मंदी की आशंका आज भी बरकरार है। दुनिया में युद्ध की टेंशन है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया तक युद्ध का माहौल अब भी ठंडा नहीं हुआ है। इन सब के अलावा आंतरिक मोर्चे पर 2025 में पूरे साल शेयर बाजार में सुस्ती बनी रही। निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न सपाट रहा। तो विदेशी निवेशकों यानी कि FII ने इस साल जमकर भारत के बाजार से पैसा निकाला है और दूसरी तरफ रुपए की कमजोरी ने रिजर्व बैंक के सामने नई चुनौतियां पेश की। बड़ा राजकोषीय घाटा तो एक परमानेंट चुनौती है ही, तो इस साल नई नौकरियों का भी बड़ा संकट देश के सामने देखा गया। ऊपर से AI और ऑटोमेशन ने हजारों नौकरियों को छीनने का काम किया और छीनी गई नौकरियों पर इन सभी चुनौतियों के सामने भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ डटी रही और किसी भी इकोनॉमी की तुलना में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती चली गई। खास करके इमर्जिंग इकोनॉमी के बीच भी भारत की ग्रोथ रेट साबित करती है कि बेशक भारत इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो वित्तीय साल 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की अगर बात करें तो GDP विकास दर 7.8% रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही से काफी बेहतर थी। करीब 1.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में भारत की GDP रेट 8.2% रही, जो पिछली 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। 2024-25 की दूसरी तिमाही में तो आंकड़ा 5.6% का था। इस लिहाज से पिछले साल की तुलना में 2.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो इन दोनों को मिला दें तो 2026 की पहली छमाही में 2025-26 की पहली छमाही में GDP ग्रोथ रेट 8% पहुंच चुकी है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पहले 6 महीने में लगभग 8% की दर से बढ़ी है।
और अगर यही रुझान जारी रहे तो 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। कई एक्सपर्ट की राय है कि 2030 तक भारत 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की अर्थव्यवस्था बन सकता है और तीसरी इकोनॉमी तो 2026 में ही बन सकता है। जी हाँ, 2026 वो साल है जहां हिंदुस्तान थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। कारण क्या है? डेटा बताता है। हमारे हिंदुस्तान ने पिछले क्वार्टर में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दी है, जबकि जर्मनी जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, डेटा क्लियरली दिखाता है 2023-2024 2 साल लगातार उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। जर्मनी स्ट्रगल कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर का उन पे बहुत इंपैक्ट पड़ा है। एनर्जी की डेफिशिएंसी रही है, गैस की डेफिशिएंसी रही है, इन्फ्लेशन से परेशान रहे हैं वो लोग। वैसे भी यूरोप में ग्रोथ बहुत कम है। तो क्योंकि जर्मनी ने 2023-2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, उधर देखा जाए तो हिंदुस्तान तरक्की के झंडे गाड़ता जा रहा है। तो 2026 में ये संभावना बनती है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। इधर आईएमएफ की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ के मुताबिक भारत की जीडीपी आईएमएफ के अनुमान से ज्यादा 6.6% की दर से बढ़ सकती है। गोपीनाथ ने भी कहा कि भारत इस समय अमेरिका व्यापार संकट के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। दिसंबर 2025 में ही जारी हुई गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। तो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भारत न सिर्फ नंबर 1 पर खड़ा है बल्कि बड़े मार्जिन के साथ दूसरे देशों को पीछे छोड़ चुका है। ये वही इस वक्त आपके सामने वो डाटा है, आंकड़े हैं। 2025-26 के लिए ये अनुमानित ग्रोथ रेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी इस वक्त में जब भारत 7.5% के ऊपर खड़ा है तो चीन जैसा तरक्की करने वाला देश 4.8% पर खड़ा है। अमेरिका तो 3% के भी नीचे है और यूरोप की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बताती है, कहती है कि मजबूत निर्यात के बावजूद चीन की घरेलू डिमांड कमजोर बनी हुई है और प्रॉपर्टी सेक्टर जीडीपी पर 1.5% का नकारात्मक असर डाल रही है। लेकिन इन्हीं सब इंडिकेटर पर भारत के हालात चीन से बिल्कुल उलट है। भारत की इस मजबूती के पीछे सबसे बड़ी वजह मजबूत उसकी घरेलू डिमांड ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक हालात मुख्य कारण हैं। ये कारण ही भारत को चीन और पश्चिमी देशों से अलग खड़ा करते हैं। लेकिन अब इस हालात के लिए मददगार फैक्टर को समझिए, मतलब वो क्या वजह रही हैं जिसने भारत की इकोनॉमी को दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ाया है। तो जो पहला फैक्टर है, समझिए, महंगाई पर नियंत्रण। ये सबसे बड़ी सरकार की कोशिश रही है जिसमें सफलता मिली है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती भी भारत के विकास ग्रोथ को आगे बढ़ाती है, बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित हुई है। साथ में कृषि क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन देखा गया। साथ में आप समझिए कि मजबूत बैंकिंग सिस्टम, जिसका मतलब है कि बैंकों के एनपीए में भारी कमी आई है। जो पैसे बकाया थे वो वापस आए हैं और कई देशों के साथ एफटीए जो हुआ है इसने भारत की ग्रोथ को और आगे बढ़ा दिया। साथ में मजबूत घरेलू डिमांड, जिसका मतलब यह है कि शहरों और गांवों में जो कंजप्शन का बढ़ना है वो भारत के लिए एक मजबूत ग्रोथ सेक्टर के तौर पर उभरा है, जिससे उद्योग, व्यापार और सर्विस सेक्टर सबको इससे सपोर्ट मिलता चला गया। इसके अलावा त्योहारी सीजन में जबरदस्त खरीदारी इस बार देखी गई है और इन सब का निचोड़ है बड़ी आबादी प्लस घरेलू डिमांड प्लस मजबूत बैंकिंग सिस्टम प्लस सरकारी सपोर्ट। सरकारी सपोर्ट आप समझिए ने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा माहौल खड़ा किया जिसने न सिर्फ ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के असर को कम कर दिया बल्कि स्वदेशी चीजों को खरीदने के पहल की तरफ भी लोगों को मोड़ा है, जिससे जीएसटी रेट कट हुआ, रेपो रेट में कमी आई, टैक्स स्लैब में बदलाव आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी निवेश आए और सरकार ने जीएसटी 2.0 को लागू कर भारत की इकोनॉमी को बूस्टअप देने के लिए एक बड़ा रिफॉर्म करने का फैसला भी किया है। तरक्की का कारण सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसीज थी। बजट 1 फरवरी 2025 को आया। 12 लाख तक इनकम वाले के लिए इनकम टैक्स खत्म कर दिया गया। उससे क्या हुआ? लोगों के पास पैसा है जो उन्होंने जाके बाजार में खर्चा। उसके बाद 23 सितंबर से क्या हुआ? जीएसटी के 2 स्लैब्स खत्म कर दिए, उससे भी लोगों के हाथ में पैसा आया। अब सरकार की एक कमाल की प्लानिंग थी। एक तरफ तो ये 2 चीजें कि इनके करने के बावजूद इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ी है, जो 17 दिसंबर को डेटा आया 8%। जीएसटी कलेक्शन भी नवंबर की बढ़ी है और साथ ही साथ लोगों के हाथ में पैसा आ गया, जिससे लोगों ने परचेजिंग की, खरीदारी की।
तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ के पीछे ये सरकार की ब्रिलियंट प्लानिंग थी। तो अब डिटेल में समझिए कि एक्सपर्ट भी सरकार के जिन फैसलों की चर्चा कर रहे हैं उसने क्या बड़ा रोल प्ले किया है। निश्चित तौर पर इसमें सबसे ऊपर है जीएसटी रिफॉर्म, जिसे जीएसटी 2.0 का नाम दिया गया। पहले जीएसटी में 4 तरह के टैक्स स्लैब थे, जिसको सरकार ने पहल करते हुए खत्म कर दिया। पहले समझिए कि जो 4 टैक्स स्लैब थे क्या थे। 5% का था, 12% का था, 18% का था और 28% का था। ये चारों टैक्स स्लैब बाकायदा जनता को पे करने पड़ते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया और 12 और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। और इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान भी किया था, जिसके तहत 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया गया। इन दोनों बड़े फैसलों के जरिए मिडिल क्लास के जेब में, पॉकेट में मोटी रकम बचने लगी और जिसने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बड़ा बूस्टअप दे दिया। खासतौर पर त्योहारों के सीजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर खरीदारी की और दिवाली में हुई सेल तो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। दिवाली के दिन जो रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई थी, आप समझिए कितना बड़ा बाजार तैयार हो चुका था भारत की इस कोशिश के बाद कि 6.05 लाख करोड़ का ये कारोबार हुआ, जिसमें वस्तुओं की अनुमानित बिक्री 5.40 लाख करोड़ की रही। तो सेवा क्षेत्र में आप समझिए कि व्यापार 65,000 करोड़ का रहा और ये अपने आप में बता देता है कि सरकार की इस कोशिश के बाद त्योहारी सीजन में भारत को कितना बड़ा बल मिल गया। दिवाली के बाद छठ पर्व में देश में करीब 50,000 करोड़ रुपए की खरीद बिक्री की गई और त्योहारी सीजन में शानदार नंबर के पीछे वही 4 अहम कारण माने गए। 12 लाख का टैक्स स्लैब फ्री करना, यानी 12 लाख तक टैक्स फ्री आय हो गई। इसके अलावा जीएसटी 2.0 की जो बात हो रही है वो बहुत बड़ा रिफॉर्म करने में सफल रही। स्वदेशी खरीदने की अपील जो प्रधानमंत्री ने की थी, सरकार ने की थी, उसका बड़ा असर हुआ और कम ब्याज दरें, इसमें आरबीआई ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसने घरेलू सेक्टर में बड़े डिमांड को जनरेट करने का काम किया। और कम ब्याज दर के पीछे की वजह है आरबीआई की कंट्रोल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष में तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई और आखिरी रेट कट दिसंबर महीने में ही हुई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 3 से 5 दिसंबर तक चली बैठक के बाद रिजर्व बैंक के मैनेजर संजय मल्होत्रा ने इसकी घोषणा की, जिसके मुताबिक रेपो रेट में 25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी। दिसंबर से पहले ये 5.5% थी, जो अब 5.25% पर है। तो 2025 की बात करें तो इस साल कुल 4 बार रेपो रेट में कटौती का फैसला किया गया है। फरवरी महीने में 6.5 से 6.25% किया गया, जो 5 साल के बाद पहली कटौती ये थी। लेकिन फिर 2025 के ही अप्रैल महीने में रेपो रेट को 6.25 से 6% कर दिया गया। इसके बाद जून महीने में 6% से 5.5% किया गया और दिसंबर महीने में 5.5% से 5.25% कर दिया गया। अब आप ये भी समझ लीजिए कि रेपो रेट कम होने से आम जनता को फायदा क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो आपको होम लोन की, जो आपकी होम लोन होती है, उसकी ईएमआई कम हो सकती है। होम लोन ही नहीं, कार लोन की ईएमआई भी घट सकती है। बैंक कम ब्याज दर पर लोन देते हैं तो ज्यादा लोग लोन लेने की हिम्मत जुटा पाते हैं, जिससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और फिर देश की जीडीपी ग्रोथ को बल मिलता है। रेपो रेट में कटौती से जीडीपी में बढ़ोतरी का जो अनुमान जताया जाता है, उसके ड्राइवर 2-3 सेक्टर हो सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर। एक्सपर्ट के मुताबिक रेपो रेट में कटौती से सबसे बड़ा बूस्ट रियल एस्टेट सेक्टर को मिलता है और समझिए क्यों। क्योंकि इससे लोन की लगातार जो स्थिति होती है वो लागत स्थिर रहती है और कम ब्याज दर से लोन सस्ता हो सकता है। लिक्विडिटी बेहतर हो जाती है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद इससे मिल जाती है। 2025 में भी मजबूत घरेलू डिमांड के पीछे रियल एस्टेट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ता सरकारी खर्च, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली मेक इन इंडिया और पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं का बड़ा योगदान रहा है और इसमें डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम और फिनटेक सेक्टर ने भी ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद की है। सारे सेक्टर्स ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार दी है। इसमें हम मुख्यतः लें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन सेक्टर रहा, सर्विसेज सेक्टर रहा, आईटी सेक्टर रहा। भारत की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भारत की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, यानी कि एक आंतरिक शक्ति है। 140-45 करोड़ की आबादी जो किसी समय में एक लायबिलिटी मानी जाती थी, आज वो हमारे लिए एसेट बन गया है, दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया, जिसकी वजह से यहाँ विदेशी निवेश आ रहा है।
तो मुझे लगता है एफडीआई, आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और हम ना भूलें कि भारत का जो पिछड़े कहा जाने वाला सेक्टर यानी कि ग्रामीण सेक्टर, उसमें भी विकास देखा गया है। 25 करोड़ लोग मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स से पिछले चंद सालों में बाहर आए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनका जीवन का स्तर सुधरा है। भले ही उनका बैंक बैलेंस ना हो, परंतु उनके जीवन का स्तर लगातार सुधरा है। इन सब बातों ने मिलकर भारतीय जीडीपी को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई जीडीपी बनाया है। तो मतलब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, क्योंकि घरेलू मांग और निवेश से समर्थन मिल रहा है, तो महंगाई भी नियंत्रण में है। ब्याज दरें लंबे समय तक कम रहने की संभावना है और आरबीआई के मुताबिक अगर भारत के यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो देश की आर्थिक तरक्की और रफ्तार से होगी। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का प्रभाव करीब लगभग 0.5% तक हो सकता है। इसका मतलब है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% के आसपास तो पक्का है, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार 3% के आसपास रहने वाली है। लेकिन बात अब उस फैक्टर की जो भारत की शानदार ग्रोथ स्पीड की कहानी पर एक ग्रहण की तरह देखा जा रहा है, और वो है डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी की। 2025 में जीडीपी विकास दर में अगर भारत दुनिया में नंबर 1 पर रहा तो इसी साल भारत की करेंसी यानी रुपया एशिया में सबसे कमजोर करेंसी साबित हुई है। और एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो किसी को भी ये देख और सुनकर अच्छा नहीं लग सकता है कि हमारी जीडीपी सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन हमारा रुपया ऐतिहासिक तौर पर सबसे कमजोर हो चुका है, वो भी तब जब केंद्र में मोदी की सरकार है। खुद नरेंद्र मोदी ने यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले कमजोर रुपए के लिए तत्कालीन मनमोहन सरकार पर बड़ा कटाक्ष किया था, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से ही रुपया लगातार गिरा है। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तब $1 की कीमत 58 रुपए 60 पैसे थी, यानी करीब 59 रुपया 60 से भी नीचे। लेकिन आज $1 खरीदने के लिए करीब 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। 16 दिसंबर को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर रिकॉर्ड 91.16 के निचले स्तर पर आ पहुंचा था। हालांकि वहां से थोड़ा सुधार भी देखा गया, लेकिन 2025 में रुपए के मुकाबले अगर हम बात करें तो डॉलर 6% मजबूत हुआ है। 2014 से डॉलर हर साल 4% के CAGR से मजबूत हुआ, यानी इसी रेट से रुपया हर साल कमजोर होता चला गया। लेकिन अब हम यहां कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन अब समझिए कि कमजोर रुपए का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स 2025 में हावी रहे। ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस रखा डॉलर की जगह, तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से डॉलर्स का आउटफ्लो हुआ, इस वजह से रुपया कमजोर हुआ। मानता हूं रुपये कमजोर होने से हमारा क्रूड ऑयल महंगा होता है, हमारे बाहर पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई महंगी होती है, हमारे जो विजिटर्स हैं, चाहे टूरिस्ट हों चाहे बिजनेस टूरिस्ट हों, जो बाहर जाते हैं उनका खर्चा बढ़ता है, वो दिक्कतें हैं। बट रुपये की कमजोरी से आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इकोनॉमी कमजोर हुई है। इकोनॉमी तो हिंदुस्तान की लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। पर अब आगे समझेंगे कि शानदार जीडीपी ग्रोथ और कमजोर रुपए का ये कॉन्ट्राडिक्टरी आखिर क्या है, विरोधाभासी हालात क्यों हैं, इसकी क्या नुकसान है, या फिर इस हालात से क्या इकोनॉमी को कोई फायदा भी हो सकता है। सबसे पहले समझिए कि रुपया हो या फिर स्टॉक, भाव गिरने का सारा खेल डिमांड और सप्लाई पर टिका होता है। किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो भाव बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो भाव पर दबाव बनेगा और नीचे गिरेगा। रुपए के साथ भी फिलहाल यही हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो कुल मिलाकर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को नीचे ले जा रहा है। अब आप इसी कॉन्सेप्ट की मदद से रुपया गिरने के 5 बड़े कारण को देखिए और समझिए। जो पहला कारण है वो भारत के निर्यात में कमी, और ये सीधे सीधे भारतीय रुपये की डिमांड से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो कारण है वो अमेरिका से टैरिफ डील में देरी, इसे आरबीआई भी बड़ी वजह मान रहा है। तीसरी जो वजह है, तीसरा कारण है अमेरिकी डॉलर में मजबूती और रुपए में गिरावट की, ये भी एक बड़ी वजह रही है, क्योंकि रुपया जितना कमजोर हुआ उससे ज्यादा डॉलर मजबूत हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार में रिटर्न भी ज्यादा मिल रहे हैं और निवेशक अपना पैसा इमर्जिंग इकोनॉमी से निकालकर अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ा चौथा जो कारण है वो भी समझिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, FII की सबसे बड़ी बिकवाली इस साल शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सबसे ज्यादा बिकवाली की है।
जो आंकड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ के बराबर है। इसका मतलब यह होता है कि विदेशी निवेशक 1.5 लाख करोड़ रुपया बाजार में सेल किया है और उसके बदले डॉलर खरीदकर विदेश ले गए, जिससे मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ गई और भाव नीचे चले गए। इस साल रुपए की गिरावट में यह सबसे बड़ा कारण भी रहा है। पांचवा कारण भी अहम है, आरबीआई रुपए की खरीदारी नहीं कर रहा। अगर मार्केट में रुपए की सप्लाई ज्यादा हो गई है तो उसे बैलेंस करने के लिए आरबीआई रुपए की खरीद कर सकता है। आरबीआई पहले भी ये रास्ता अपना चुका है। इस वक्त तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 688 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर आरबीआई चाहे तो डॉलर बेचकर रुपए को खरीद सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है ताकि दुनिया में, आप समझिए कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा, ताकि दुनिया में भारत के सामान का आयात बढ़ सके, यानी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर रुपया कमजोर होगा तो भारतीय सामान आयात करने वाले देशों को अपनी कम करेंसी खर्च करके भी ज्यादा सामान मिल सकता है। सामने वाले देशों के लिए यह सौदा आकर्षक लग सकता है। चीन, जो आज एक एक्सपोर्ट कंट्री कहलाता है, उसने भी एक वक्त में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी करेंसी को कमजोर रखा था। भारत की भी वही कोशिश हो सकती है। तो शायद इन सभी वजहों से आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी रुपए के मौजूदा स्तर को बहुत चिंताजनक नहीं बताया, न मानते हैं। आरबीआई के मुताबिक सरकार की भी इस पर पैनी नजर है। सरकार अपने तरीके से निपटने की तैयारी कर रही है और हाल के महीने में रुपए में आई कमजोरी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खासा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसे असामान्य नहीं कहा जा सकता। आरबीआई का मानना है कि कई सेक्टर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होने वाली है। और अब रुपए की कमजोरी को एक्सपर्ट के नजरिए से भी आपको समझाते हैं। भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमजोर होने के कई कारण हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार यहां से पैसा निकाला है। टैरिफ की वजह से डॉलर की सप्लाई, यानी कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया जिसकी वजह से हमारा निर्यात प्रभावित हुआ, उसकी वजह से डॉलर की जो सप्लाई है वो कम हुई है। और इसको मैं अगर इस तरीके से भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि रुपया उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना डॉलर मजबूत हुआ है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसके कारण कि हमारा इन्फ्लेशन इस समय 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट से भी नीचे है लगातार काफी महीनों से। तो ये कुछ कारण है। पर अमेरिकी डॉलर को अगर हम बाकी करेंसीज के मुकाबले में देखें, मुख्य 4 करेंसीज स्विस फ्रैंक, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन, इनके मुकाबले में डॉलर पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। तो भारतीय रुपए की कमजोरी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, जब तक कि हमारा जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन है, वो प्रभावित नहीं होती। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जब भी विदेशी निवेशक भारत के बाजार से पैसा निकालकर दुनिया के मार्केट में लगाते हैं तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आपने देखा होगा पिछले 1 या 2 साल में विदेशी निवेशक क्या करते हैं, भारतीय बाजार में इसका असर होता नहीं है। और आपको बता दें, जितने FIIs हैं, अगर वो भारत से पैसा लेकर किसी और मार्केट में लगाते तो उसका तोड़ भी अब निकल चुका है, क्योंकि भारत के निवेशक जाग गए हैं। भारत के निवेशक यानी कि DIIs, जिन्होंने सिर्फ 2025 में जनवरी से दिसंबर तक 3 ट्रिलियन रुपए का निवेश किया है, और ये जितना बैलेंस बाहर जाता है उसी के बराबर समझिए कि अपने आप में बराबर करके बैलेंस करके इक्विवेलेंट कर देता है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दुनिया के सामने जो चुनौतियां भले से हैं, भारत को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत की ग्रोथ रेट इस बार और आने वाले वक्त में भी बहुत शानदार रहने वाली है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।